हेलो +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का, एक अहम चैप्टर आपके लिए बच्चों, और बिल्कुल आसान है। अगर इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, अगर इसको अच्छे तरीके से आपने समझ लिया तो ये बिल्कुल आसान चैप्टर है। और बच्चों, इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार क्यों किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी बच्चों आपको होनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार की जाती है एक फर्म के द्वारा, यानी एक बिजनेसमैन के द्वारा, ताकि वो ये पता लगा सके कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान उसका कैश फ्लो यानी कैश इन फ्लो कहाँ कहाँ से हुआ है और कैश का आउट फ्लो कहाँ कहाँ हुआ है, यानी कैश कहाँ कहाँ गया है और कैश कहाँ कहाँ से आया है। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक तो सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड एंट्रीज आएंगी। क्रेडिट एंट्रीज इसके अंदर नहीं डाली जाती हैं, क्योंकि नाम से ही क्लियर है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, कैश पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस स्टेटमेंट के अंदर मिलेगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसीलिए तैयार की जाती है एक बिजनेसमैन के द्वारा, ताकि उसको पता चल सके कि उसके कैश और कैश इक्विवेलेंट कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से कैश उसके पास आ रहा है। क्रेडिट की एंट्री इसके अंदर नहीं डाली जाती हैं बच्चों, ये ध्यान में रहना चाहिए आपको। तो कुल मिलाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 टाइप की एक्टिविटीज आप करेंगे, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। तो इन तीनों टाइप की एक्टिविटी को आप अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, रट्टा नहीं लगाना है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा बच्चों। और इससे पहले कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में जानें, बच्चों आप फटाफट से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हम आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट करने के लिए। बच्चों, जैसे कि आपको पता चल चुका है कि इसमें 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों, पहली सबसे जो अहम एक्टिविटी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता ये होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। बच्चों, एक बिजनेसमैन या कोई फर्म या कोई कंपनी जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रही होती है, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों, तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और दूसरा जो अहम टॉपिक है बच्चों वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बच्चों, एक बिजनेसमैन जो है वो पैसा अपना इन्वेस्ट भी करता है। तो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करता है, कहाँ कहाँ उसका कैश का इनफ्लो होता है, कहाँ कहाँ उसका कैश का आउटफ्लो होता है, इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद बच्चों तीसरी जो एक्टिविटी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बच्चों, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ कहाँ से कैश
का इनफ्लो होता है, कहाँ कहाँ कैश का आउटफ्लो होता है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों 3 टाइप की एक्टिविटीज़, एक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और एक है बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बच्चों ये रही सबसे पहली एक्टिविटी, वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों आपको ये सोचना चाहिए कि एक बिजनेसमैन जो है वो क्या करता है। सबसे पहले तो वो सेल्स करता है, चीज़ को बेचता है, खरीदता है ना। अगर चीज़ को वो बेचेगा तो उसके पास पैसा आएगा कैश में, क्रेडिट पर नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर वो अपने सामान को बेचता है तो उसके पास पैसा आएगा, अगर वो सामान को खरीदता है तो उसका पैसा जाएगा। अगर पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो है बच्चों, और अगर पैसा जा रहा है तो वो आउटफ्लो है बच्चों। तो इनफ्लो देखते हैं कि उसके पास, एक बिजनेसमैन के पास जो एक बिजनेस करता है, उसके पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। बच्चों एक तो कैश सेल्स हो गई उसकी, जब वो सामान बेचेगा तो उसके पास पैसा आता है, कैश सेल्स सबसे पहली आइटम है बच्चों। दूसरा है जो उसने लोगों को उधार दे रखा होता है, उससे भी पैसा उसको मिलता है ना बच्चों। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, इनसे अगर उसको पैसा मिलता है तो वो उसका कैश का इनफ्लो है बच्चों। उसके बाद उसको कई टाइप की रॉयल्टीज मिलती हैं, फीस मिलती है, कमीशन मिलती है, उसने रिसीव की है तो वो भी उसका कैश का इनफ्लो है बच्चों। इसके बाद अगर इनकम टैक्स का रिफंड मिला है उसको बच्चों, जो उसने इनकम टैक्स पे किया था फाइनेंशियल ईयर के शुरू में, और बाद में उसको वो रिफंड मिला है। रिफंड मीन्स जितना टैक्स उसने सोच रखा था उतना टैक्स नहीं बना है असेसमेंट करने के बाद, तो जो उसने टैक्स भरा हुआ होता है वो ज़्यादा होता है। जब असेसमेंट होती है तो टैक्स अगर उसने ज़्यादा भर दिया होता है तो सरकार उसको वो टैक्स जितना ज़्यादा है उतना वापस कर देती है, तो उसको इनकम टैक्स रिफंड कहा जाता है बच्चों। तो इनकम टैक्स रिफंड अगर उसको वापस मिलता है, यानी टैक्स भरा हुआ उसको वापस मिलता है, तो वो भी उसका कैश इनफ्लो है। तो बच्चों ये 4 टाइप की चीज़ें, 4 टाइप की ट्रांजैक्शन से उसको उनको कैश रिसीव होता है, यानी वहाँ इनफ्लो ऑफ कैश होता है। ये बच्चों याद रहना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर है ये सारा सिस्टम बच्चों। तो कैश सेल्स का मतलब कि जब वो अपनी गुड्स को बेचता है तो उसको कैश पैसा रिसीव होता है, जो कि उसका कैश इनफ्लो है ये। और उसके बाद अगर उसको ट्रेड रिसीवेबल्स से, यानी जिनको उसने सामान उधार बेचा था, वो पैसे उसको देते हैं, वापस देते हैं, यानी जो डेटर्स हैं उनसे वो अगर कोई पैसा रिसीव करता है तो वो भी कैश का इनफ्लो हुआ। और इसके अलावा उसके पास कोई फीस, कोई कमीशंस, और कोई कमीशन रिसीव्ड है, रॉयल्टी रिसीव्ड है, फीस रिसीव्ड है, तो वो भी कैश का उसका इनफ्लो हुआ। और इसके अलावा बच्चों टैक्स का, जो इनकम टैक्स उसने भरा था उसका उसको रिफंड मिला है अगर, तो वो भी कैश का इनफ्लो हुआ। अब देखते हैं बच्चों कि कैश का आउटफ्लो कहाँ कहाँ हो सकता है। जब वो अपनी गुड्स को परचेज करता है बच्चों, जब उस गुड्स को परचेज करेगा तो उसका कैश का आउटफ्लो होगा, यानी कैश उसको खर्च करना पड़ेगा, तो वो उसका आउटफ्लो है। जब वो अपने क्रेडिटर्स को पे करेगा, यानी जिनसे उसने उधार ले रखा है बच्चों, उनको अगर वो कैश पे करता है तो वो उसका कैश का आउटफ्लो है। और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी जिस बिजनेस को चलाने के लिए, जो बिजनेस चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस करता है बच्चों, तो उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। जैसे सैलरीज है, वेजेस है, बिजली बिल है, मोबाइल बिल है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं बच्चों, तो वो
सारे उसके आउटफ्लो ऑफ कैश हैं। और उसके बाद अगर वो इनकम टैक्स भरता है बच्चों, इधर तो उसको रिफंड मिला था तो वो कैश का इनफ्लो था। अगर वो अपना इनकम टैक्स की पेमेंट करता है तो वो उसका बच्चों कैश आउटफ्लो हुआ। बच्चों ये हैं कुछ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बच्चों ये हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर ही आएंगी। तो बच्चों आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बच्चों नॉन कैश क्या होता है? नॉन कैश मीन्स जिसका कैश के साथ रिलेशन नहीं है, कैश के साथ संबंध नहीं है, उसको नॉन कैश बोला जाता है। और नॉन ऑपरेटिंग ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कभी कभार होते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, अपने गुड्स को बेचता है, खरीदता है, बिजली बिल भरता है, ये करता है, तो ये तो एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं बच्चों। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कभी कभार होती हैं, उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। अगर उसके ऊपर वो खर्च करता है तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या लॉसेस हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों है डेप्रिसिएशन, जो नॉन कैश है। ठीक है बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट्स। जितने भी फिक्स्ड असेट्स हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है बच्चों। तो ये जो है नॉन कैश एक्टिविटी के अंडर आएगा बच्चों। ये हम जो सभी ये कर रहे हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले है डेप्रिसिएशन बच्चों। डेप्रिसिएशन आपको मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट की जाती है, जो फिक्स्ड असेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और उसके बाद है बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर वो फिक्स्ड असेट्स अपने बनाता है यानी उनको खरीदता है तो उसको बेच भी तो सकता है, और बेचने के ऊपर अगर उसको लॉस हुआ है कुछ फिक्स्ड असेट्स के ऊपर तो वो भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स बच्चों याद रहना चाहिए। उसके बाद बच्चों राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। जब वो शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करता है, अगर डिस्काउंट पर किया है तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना होता है बच्चों। राइट ऑफ का मतलब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो अगर वो राइट ऑफ किया हुआ है यानी जो डिस्काउंट है, जब शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करने पर जो डिस्काउंट था उसको अगर उसने राइट ऑफ किया हुआ है तो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। उसके बाद बच्चों अगर उसने इंटरेस्ट पेड किया है ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले रखी हैं यानी लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है कोई, उसके ऊपर अगर उसने इंटरेस्ट पे किया है, जैसे डिवेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन है, इवन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी हैं, तो उसके ऊपर अगर वो इंटरेस्ट पे करता है, ब्याज देता है, तो वो भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। उसके बाद बच्चों है अगर किसी टाइप की उसने प्रोविजन बना रखी है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स के ऊपर, तो वो भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा बच्चों। इसके अलावा उसने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अगर वो डिवेंचर्स उसने रिडीम किए हैं, रिडीम मीन्स रीपे किया है बच्चों डिवेंचर्स को, और रीपे के ऊपर उसने प्रीमियम दिया है अगर, और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कोई प्रीमियम दिया है बच्चों, ये रिडीम करने के ऊपर प्रीमियम है बच्चों। ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स है। तो ये भी जो है बच्चों नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो बच्चों एक बार फिर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको ये याद रखना चाहिए। डेप्रिसिएशन है,
डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स है, इसके अलावा इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स के ऊपर डिस्काउंट को राइट ऑफ किया गया है, इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट पेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर, पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के ऊपर। इसके अलावा बच्चों जो प्रोविजन बना रखी है उसने डाउटफुल डेट्स की, इसको ये भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। उसके अलावा बच्चों प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी बच्चों जो है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ये बच्चों याद रहना चाहिए, ये हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके अंडर ही ये सब कुछ आएगा। तो बच्चों ये आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बच्चों इससे पहले जो हमने किए हैं वो थे कैश, सॉरी बच्चों, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं तो बच्चों फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी तो हो सकती हैं। तो ये रही कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो सबसे पहले तो बच्चों है डिविडेंड इनकम। उसको अगर कोई डिविडेंड, अगर उसने पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रखा है बच्चों, बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट भी तो करता है और उसके ऊपर अगर उसको डिविडेंड मिल रहा है तो वो उसकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना बच्चों, तो वो भी उसकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई। इसके अलावा रेंट रिसीव्ड है, अगर कोई उसने कोई बिल्डिंग बना रखी है, बिल्डिंग को किराए पर चढ़ा रखा है तो वहाँ से उसको किराया मिल सकता है बच्चों, तो रेंट रिसीव्ड भी उसकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी बच्चों। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स हुआ था तो उसको हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना था। अब अगर फिक्स्ड असेट्स के ऊपर उसको प्रॉफिट भी तो हो सकता है बच्चों, अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तो वो उसकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी। एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर जो प्रोविज़न बनाई थी उसने डाउटफुल डेट्स की, अगर वो एक्सेस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चों वो भी उसका नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। तो ये 5 टाइप की चीज़ें हैं बच्चों, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, रेंट रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स है, एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। ये इसके हैं बिजनेसमैन के नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये आपको अच्छे तरीके से बच्चों याद होनी चाहिए। ये सारी जो है कौन सी एक्टिविटी के अंडर कर रहे हैं बच्चों हम? ये कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर। क्योंकि जब हम फॉर्मेट करेंगे बच्चों तो ये चीज़ें आपको पहले से ही अगर याद होंगी तो फॉर्मेट को बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बच्चों बढ़ते हैं दूसरी एक्टिविटी, अहम एक्टिविटी की ओर, वो है बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बच्चों बिजनेसमैन जो है पैसा बिजनेस से, आउट ऑफ बिजनेस से इन्वेस्ट भी करता है, और अगर वो इन्वेस्ट करता है तो फिर उसका कैश का इनफ्लो भी होगा और कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो तो तब होगा अगर वो अपने असेट्स को बेचता है बच्चों। अगर वो अपने फिक्स्ड असेट्स को बेचता है, जैसे मान लो उसने एक बिल्डिंग बना रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो अगर उसको बेच दे तो उसके पास पैसा आ जाएगा बच्चों, तो वो उसका इनफ्लो हो जाएगा। तो कैश सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये इनफ्लो है बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। और दूसरा बच्चों है कैश सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर उसकी कोई इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर उसको वो बेच देता है बच्चों तो भी उसके पास कैश का इनफ्लो हो जाएगा। और इसके अलावा है बच्चों इनकम रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट।
अगर उसने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स में, और उन शेयर से अगर उसको कोई इनकम होती है ना बच्चों, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा, वो कैश का इनफ्लो हो जाएगा बच्चों। याद रहना चाहिए बच्चों, इनकम रिसीव्ड ऑन शेयर्स, शेयर्स के ऊपर अगर उसको कोई इनकम मिलता है और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। अगर वो अपना पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और फिर उसके ऊपर उसको कोई इनकम मिलती है ना बच्चों, जैसे डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी उसकी इनकम हो जाएगी, यानी कैश का इनफ्लो हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसने कोई बिल्डिंग बना रखी है ना बच्चों, कोई प्रॉपर्टी बना रखी है, वो उसको किराए पर दे रखा है उसने, उसका किराया मिलता है उसका, है ना बच्चों, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा। यानी जो बिल्डिंग ले रखी है उसने, उसको ऊपर किराए पर चढ़ा रखा है, वहां से उसको किराया मिल रहा है बच्चों, तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, अगर उसने पैसा डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिल सकता है, डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना बच्चों, तो वो भी उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैश का इनफ्लो हो जाएगा। और उसके बाद है बच्चों कैश रिसीव्ड फ्रॉम लोन एंड एडवांसेस गिवन, तो अगर उसने लोन दे रखा है किसी को, लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, और अगर वो पैसा वापस करता है, रीपे करता है जिसको दे रखा है उसने लोन, तो वो भी उसका कैश का इनफ्लो हो जाएगा अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये है बच्चों कैश के इनफ्लोज। अगर वो अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेच दे तो वो कैश का इनफ्लो हो जाएगा, अगर अपनी वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दे तो भी उसका कैश का इनफ्लो हो जाएगा, और अगर उसने जो पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर अगर उसको कोई इनकम हुई है तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर कैश का इनफ्लो हो जाएगा बच्चों। अगर उसने कोई बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी बना रखी है उसके ऊपर उसको कोई किराया मिल रहा है बच्चों, तो वो भी उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर कैश का इनफ्लो हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों अगर उसने डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर कैश का इनफ्लो हो जाएगा। और इसके अलावा अगर उसने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं और वो पैसा इसको लौटा देता है तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर उसका कैश का इनफ्लो हो जाएगा। इनफ्लो मीन्स पैसा आया है उसके पास, है ना बच्चों। और ये फिर अगर इनफ्लो है तो आउटफ्लो भी हो सकता है। अगर जो यहाँ पर उसने फिक्स्ड एसेट्स सेल किए थे तो पैसे का इनफ्लो हुआ था, अगर वो उन असेट्स को खरीद लेता है तो फिर बच्चों वो पैसे का आउटफ्लो हो जाएगा, कैश का आउटफ्लो। कौन सी एक्टिविटी के अंडर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर। तो अगर वो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज करता है तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर कोई वो कैपिटल गेन पे करता है, कैपिटल गेन वो होता है बच्चों जो उसकी मान लो जैसे बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर उसको कोई गेन होता है तो उस गेन के ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है, कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स जो पे किया है वो भी उसके कैश का आउटफ्लो है। इसके अलावा अगर वो लोन्स एंड एडवांसेस देता है ना बच्चों, देता है किसी थर्ड पर्सन को, तो वो भी उसके कैश का आउटफ्लो है अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये आउटफ्लोज हैं। अगर वो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करता है तो वो भी कैश का आउटफ्लो है बच्चों। अगर वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करता है तो वो भी कैश का आउटफ्लो है। अगर कैपिटल गेन पे करता है तो वो भी कैश का आउटफ्लो है। और अगर थर्ड पर्सन को लोन देता है, वो लोन या एडवांसेस देता है, तो वो भी कैश का आउटफ्लो है बच्चों। तो इतना सा है बस। देखो बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर 4-5 आइटम इधर हैं, 4 आइटम्स इधर हैं, ये आपको अच्छे तरीके से रट लेनी चाहिए।
अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, ताकि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बड़े आराम से और इजीली कर सको। तो ये रही बच्चों इन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंडर जो दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो। और अब हम करने जा रहे हैं बच्चों तीसरी और आखिरी एक्टिविटी। बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये है लास्ट एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसके अंदर भी बच्चों कैश का इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी है। अगर कोई फर्म बिजनेसमैन जब वो शेयर को इशू करता है, शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो उसके पास पैसा आता है, यानी वो कैश का इनफ्लो है। अगर वो डिवेंचर्स इशू करता है तो भी कैश का इनफ्लो है। शेयर्स को इशू करना, डिवेंचर्स को इशू करना कैश का इनफ्लो है। अगर वो लॉन्ग टर्म लोन लेता है, बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन, तो वो भी कैश का इनफ्लो है। तो बच्चों इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन ले लेता है लॉन्ग टर्म, तो पैसा आएगा ना बच्चों उसके पास, तो वो इनफ्लो हुआ। उसके बाद बच्चों अगर उसकी ओवरड्राफ्टिंग, जो बैंक ओवरड्राफ्टिंग है, वो अगर इंक्रीज हो जाती है बच्चों, है ना, बैंक ओवरड्राफ्टिंग उसकी बढ़ जाती है, तो उससे भी उसके पास कैश का इनफ्लो होता है। तो ये 4 टाइप के बच्चों कैश के इनफ्लो हैं, बड़े सिंपल हैं। जब शेयर्स को इशू करेगा तो पैसा आएगा, डिवेंचर्स को इशू करेगा तो पैसा आएगा, बैंक ओवरड्राफ्टिंग इंक्रीज हो जाएगी तो उसके पास पैसा आएगा, लॉन्ग टर्म लोन ले लेता है तो भी उसके पास पैसा आएगा। तो ये हैं कैश के इनफ्लो। और कैश के आउटफ्लो क्या है बच्चों? अगर उन्हीं शेयर्स को वो बाय बैक कर लेता है तो कैश देना पड़ेगा ना, वो कैश का आउटफ्लो है। अगर डिवेंचर्स को रिडीम करेगा, है ना बच्चों, डिवेंचर्स को रिडीम करता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, बच्चों इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर वो डिवेंचर्स को रिडीम करता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना, प्रीमियम भी साथ में, अगर प्रीमियम नहीं है तो खाली फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो जाएगा, अगर प्रीमियम है तो फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम हो जाएगा, तो भी उसका पैसा जाएगा, तो वो बच्चों आउटफ्लो है। इसके अलावा अगर वो जो लोन ले रखे थे उसने लॉन्ग टर्म, उनको रीपे कर देता है तो भी तो उसका पैसा जाएगा, है ना बच्चों। अगर वो रिडेम्पशन करता है प्रेफरेंस शेयर्स की इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो भी उसके कैश का आउटफ्लो है बच्चों। इसके अलावा अगर जो बैंक ओवरड्राफ्टिंग थी उसको वो रीपे कर देता है बच्चों, तो भी उसके कैश का आउटफ्लो है। और अगर वो पेमेंट करता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की और लोन की, यानी लोन के ऊपर इंटरेस्ट और डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करता है, तो भी उसके कैश का आउटफ्लो है बच्चों। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड पे करता है वो, तो भी उसके कैश का आउटफ्लो है। और शेयर्स को इशू करने पर जो खर्च होता है बच्चों, वो भी उसके कैश का आउटफ्लो है। तो आप देख रहे हो बच्चों, 4 चीजें, सिर्फ 4 चीजें जो हैं वो तो कैश का इनफ्लो है। एक बार फिर से हो जाए, अगर वो शेयर इशू करता है तो कैश का इनफ्लो है, डिवेंचर्स को इशू करता है तो कैश का इनफ्लो है, अगर वो लॉन्ग टर्म लोन ले लेता है बच्चों तो कैश का इनफ्लो है। और इसके अलावा अगर उसका बैंक ओवरड्राफ्टिंग बढ़ जाता है तो भी कैश का इनफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी में बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर। और आउटफ्लो क्या है? अगर वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स करता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करता है, लोन को रीपे करता है, डिविडेंड पे करता है, तो ये सारे बच्चों उसके आउटफ्लो है। बैंक ओवरड्राफ्टिंग की रीपेमेंट करता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और लोन पे करता है,
पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, ये सारा कैश का आउटफ्लो है। तो बच्चों ये रही आपकी तीनों एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब इसके बाद आएगा बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, लेकिन उससे पहले भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस आपको लिखवाई जाएंगी जिससे आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो बच्चों बहुत कुछ करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है वो बच्चे जरूर से ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के ऊपर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।